हेलो एवरीवन। अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स 12th क्लास। ये जो हमारी सीरीज़ है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स की क्लासेस करवाई जाएंगी और सारा का सारा कोर्स आपका कवर करवाया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कवर रहेगा और बिल्कुल फ्रेश रिकॉर्डिंग आपकी हो रही है। 15 मार्च 2025 में हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आज हमारी पहली क्लास है 12th क्लास इकोनॉमिक्स की। सबसे पहली बात सर, हमने 11th में इकोनॉमिक्स की क्लास तरीके से नहीं पढ़ा। क्या उसका इम्पैक्ट 12th में आएगा पर हम आने देंगे नहीं। हम आपको इकोनॉमिक्स जो पढ़ाएंगे वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ाएंगे और ये उम्मीद करेंगे कि बच्चे को इकोनॉमिक्स नहीं आती है, तो इसलिए आपको बेखौफ होकर इस सब्जेक्ट को पढ़िए। पूरी सपोर्ट हम आपको देंगे और 12th क्लास में 11th क्लास का कोई भी बैकग्राउंड आपसे उम्मीद नहीं करा जा रहा। स्क्रैच लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। जब आप 10th में पास हुए, 11th क्लास में आ गए, तो आपको आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में से एक स्ट्रीम डिसाइड करनी पड़ी। आर्ट्स को आप लोग ह्यूमैनिटीज़ भी कहते हैं। काफ़ी सारे बच्चे कॉमर्स में भी आते हैं, काफ़ी सारे बच्चे आर्ट्स में भी आते हैं और काफ़ी सारे बच्चे साइंस में भी आते हैं। तकरीबन 40 लाख बच्चे आर्ट्स में एडमिशन लेते हैं, 40 लाख बच्चे साइंस में एडमिशन लेते हैं और 14 लाख बच्चे कॉमर्स की स्ट्रीम में आते हैं। अब आर्ट्स वाला बच्चा भी कई बार इकोनॉमिक्स नाम के सब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है, कॉमर्स नाम का बच्चा भी इकोनॉमिक्स नाम के सब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है और साइंस वाले बच्चे को जीवन में इकोनॉमिक्स पढ़नी ही पड़ती है, हालांकि उसके कोर्स का पार्ट नहीं होता। सर आप गलत कह रहे हो, इकोनॉमिक्स का संबंध साइंस वाले बच्चों के साथ नहीं है। नहीं बेटा, साइंस वाला बच्चा क्या करेगा? डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। जितने इंजीनियर्स हैं आईआईटी दिल्ली में जाएंगे, आईआईटी बॉम्बे में जाएंगे या बीटेक करेंगे। 15 लाख बच्चा बीटेक करता है और बीटेक करने के बाद सारे के सारे बच्चे स्टार्टअप करने के बारे में सोचते हैं, अपना बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ रुपए कमाने के बारे में सोचते हैं। तब उनको महसूस होता है कि बिना इकोनॉमिक्स पढ़े तो धंधा करना पॉसिबल ही नहीं है। तो फिलहाल साइंस वाले बच्चों की बात करेंगे तो साइंस वाले बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट नहीं है, पर रियल लाइफ में इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल बड़े हाई लेवल पे होता है। तो छोड़ो, फिलहाल इन साइंस वाले बच्चों को तो भूल जाओ। ये जब इनकी लेवल आएगा कुछ करने का, पैसा कमाने का, कमर्शलाइज एक्टिविटीज करने का, तब ये दोबारा भागेंगे इकोनॉमिक्स की तरफ। फिलहाल अभी हमारे जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स सिलेक्ट कर रखी है, कॉमर्स वाले बच्चे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स सिलेक्ट कर रखी है, उनको तो इकोनॉमिक्स पढ़ना ही है। अब 11th क्लास के बाद जब आपने 11th क्लास में एडमिशन लिया होगा तो कुछ बच्चों ने आर्ट्स पे ध्यान दिया होगा, कुछ बच्चों ने कॉमर्स पे ध्यान दिया होगा, कुछ बच्चों ने साइंस पे ध्यान दिया होगा। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लाइन एरिया पकड़ लिया होगा। काफ़ी सारे बच्चों के माँ बाप ने प्रेशराइज करा होगा कि नहीं बेटा साइंस ले लो, साइंस से बढ़िया कुछ कैरियर नहीं होता। काफ़ी सारे बच्चों के माँ बाप ने बोला होगा नहीं बेटा तेरे को तो यूपीएससी क्लियर करना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है। काफ़ी सारे माता पिता ने कहा होगा कि बेटा मैं भी सीए हूँ, आप भी सीए बन जाओ, कंपनी सेक्रेटरी बन जाओ, सीएमए कर लो। और काफ़ी सारे बच्चों का अपना भी इंटरेस्ट होगा कि नहीं सर हमें तो साइंस में बड़ा मज़ा आता है। कोई कहता होगा नहीं मेरे को कॉमर्स में बड़ा मज़ा आता है, कोई कहता है नहीं मेरे को तो पावर लानी है, मेरे को तो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना है, सरकारी नौकरी क्लियर करनी है, तो मेरे को तो आर्ट्स वाले एरिया में जाना ही होगा। तो फिलहाल इकोनॉमिक्स का योगदान यहाँ पे भी बहुत तगड़ा है, यहाँ पे भी बहुत तगड़ा है, यहाँ पे भी बहुत तगड़ा है, पर यहाँ पे एकेडमिकली भी रिक्वायर्ड है, एकेडमिकली भी रिक्वायर्ड है, यहाँ पे एकेडमिकली रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है बच्चे, तो ये जानकारी होगी आपकी थोड़ी सी इकोनॉमिक्स के बारे में। अब इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? जहाँ पे जीवन में डिमांड की बात आती है, जहाँ पे जीवन में सप्लाई की बात आती है, वहाँ पे इकोनॉमिक्स का प्रयोग होता है। और मेरे ख्याल से तो डिमांड और सप्लाई हर जगह आती है ना, डिमांड एंड सप्लाई। आपको प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई अचानक, नवरात्रे आ गए, नवरात्रों में प्याज की डिमांड कम हो जाती है और जैसे ही नवरात्रे खत्म हो जाते हैं सारे भक्त लोग बन जाते हैं, सारे पापी प्याज खाना स्टार्ट कर देते हैं।
तो यानी नवरात्रों के बाद प्याज की डिमांड हमारी बढ़ जाती है। शादी का टाइम आता है तो बैंक्वेट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, साड़ियों की, लहंगों की, मेकअप आर्टिस्ट की, वीडियोग्राफर की, फोटोग्राफर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है ना। जैसे ही अभी आपके 12th के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, या 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, अचानक से ट्यूशन के टीचर्स की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। हर बच्चों को क्लासेस चाहिए होंगी, स्टेशनरी का सामान डिमांड में ज़्यादा आ जाएगा। तो डिमांड और सप्लाई बड़ा मैटर करती है। इतनी जानकारी तो सबको पता है कि अगर हमारी डिमांड का लेवल, किसी चीज़ में डिमांड का लेवल बहुत ज़्यादा होता है और सप्लाई का लेवल कहीं पर अगर हमारा कम होता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कीमत बढ़ जाती है, प्राइस, हमारा भाव बढ़ जाता है। प्याज की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है पर प्याज मार्केट में सप्लाई कम है। मान लो लोग कह रहे हैं कि हमें 10,000 किलो प्याज चाहिए और बाज़ार में 1,000 किलो प्याज अवेलेबल है, तो जाहिर सी बात है डिमांड हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा होगी, सप्लाई हमारे पास कम होगी, तो यहाँ पे प्राइस हमारा जो प्याज का होगा बढ़ जाएगा। तो जीवन में डिमांड सप्लाई तो हर जगह है ना, डिमांड एंड सप्लाई हर जगह। हम कहते हैं बीटेक की बात करते हैं, 15 लाख बच्चे एक साल में बीटेक कर लेते हैं। बाज़ार में हमने कहा जी 1,50,000 हमारे पास क्या नौकरियाँ पड़ी हुई हैं। अब बताओ यहाँ पे जो हमारे बीटेक वाले बच्चे हैं उनको जॉब चाहिए, हर बच्चे को जॉब चाहिए, पर जॉब हमारे पास मार्केट में कम अवेलेबल है। तो डिमांड हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, डिमांड हमारे पास जॉब की ज़्यादा होगी पर सप्लाई हमारे पास कम होगी। महंगाई कैसे बढ़ती है, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ती है, इन्फ्लेशन ऐसे ही बढ़ती है। अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ जाएंगे हमारे पास। तो डिमांड सप्लाई की बात करेंगे, डिमांड सप्लाई तो आपकी हर जगह अवेलेबल है बेटा, हर जगह अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। आप किसी भी रिश्ते की बात कर लो, किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी की बात कर लो, स्टॉक मार्केट की बात कर लो, शेयर बाजार की बात कर लो, हर जगह डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई अवेलेबल है। और जहाँ पे डिमांड सप्लाई अवेलेबल होगा वहाँ पर इकोनॉमिक्स की इन्वॉल्वमेंट होगी। और मेरे पास कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई की इन्वॉल्वमेंट ना हो, इसलिए इकोनॉमिक्स बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है। चलो स्ट्रेट अवे हम बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कॉमर्स वाले बच्चे के लिए तो इकोनॉमिक्स एक तरह से क्या होती है, कंपलसरी होती है, उसको तो पढ़ना ही पड़ता है, चॉइस तो होती नहीं है। तो अगर आप ढंग से इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे तो कल को फ्यूचर में बच्चा अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है तो वहाँ पे सीए फाउंडेशन एक लेवल होता है, सीए फाउंडेशन का पहला एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे इकोनॉमिक्स का टेस्ट होता है हमारे पास, इकोनॉमिक्स का पेपर क्लियर करना पड़ता है। तो अगर आप इकोनॉमिक्स को बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे तो सीए फाउंडेशन, अगर आप सीए बनना चाहते हैं वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। ऐसी हमारे पास एक और लाइन होती है जो आप 12वीं के बाद सेलेक्ट कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादा प्रभाव हमारा लॉ के ऊपर होता है, बिजनेस लॉ के ऊपर होता है, पर फिर भी वहाँ पे इकोनॉमिक्स के बारे में अच्छी खासी जानकारी दे रखी है। ऐसी मेरे पास एक और लाइन होती है 12वीं के बाद जिसको हम कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहते हैं। अगेन कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट की बात करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे कॉस्टिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है, और अगेन वहाँ पे भी इकोनॉमिक्स का बड़ा तगड़ा योगदान होता है। बच्चे कहते हैं नहीं सर मैं तो 12वीं के बाद बीबीए करूंगा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करूंगा। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बिना इकोनॉमिक्स के हो ही नहीं सकता बेटा। इकोनॉमिक्स का हाई लेवल का ज्ञान आपको चाहिए होगा, तभी आप बिजनेस को बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। बच्चे कहते हैं नहीं सर हम तो ज़्यादा ड्रामेबाजी में नहीं पढ़ेंगे, हम तो बीकॉम करेंगे। हम बीकॉम करेंगे, बीकॉम दो तरह की होती है, एक होती है बीकॉम प्रोग्राम और एक होती है बीकॉम ऑनर्स। दोनों के अंदर इकोनॉमिक्स की इन्वॉल्वमेंट हाई लेवल की हमारे पास देखी गई है। यहाँ तक कि बच्चा कहता है अरे नहीं सर मैं तो बीए एलएलबी करूँगा 5 साल की, मैं तो वकील बनूंगा, लॉयर बनूंगा। वहाँ पर भी इकोनॉमिक्स का ज्ञान दिया जाता है बेटा। सर मैं बीबीए एलएलबी कर लूँगा, वहाँ पे भी इकोनॉमिक्स का ज्ञान अच्छे लेवल का दिया गया है। सर मैं तो कंप्यूटर्स में मास्टरी करूँगा, बीसीए करूँगा, वहाँ पे भी इकोनॉमिक्स का इन्वॉल्वमेंट दिखाया गया है। तो स्कूल के बाद एक भी एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पे इकोनॉमिक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ अगर आपको संगीत सीखना है, इंस्ट्रूमेंट सीखना है, गिटार सीखना है, म्यूज़िक सीखना है, वो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा। घुमा फिरा के अगर मैं चाहूँगा तो वहाँ पे भी मैं इकोनॉमिक्स को अगर जोड़ना चाहूँ तो मैं जोड़ सकता हूँ, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को भी मैं पे जोड़ लूँगा। सर मैं तो स्पोर्ट्समैन बनूंगा बेटा, वहाँ पे भी इकोनॉमिक्स आ जाएगी। कैसे आएगी वो आप सबको पता है। कितने बच्चों को, कितने प्लेयर्स हैं खेलने वाले, कितनों का सिलेक्शन होता है, कितनी रिश्वत जाती है, किसके पिताजी ज़्यादा पैसा खिला देते हैं, कौन सा गरीब बच्चा मारा जाता है, क्या सप्लाई है, क्या डिमांड है, वो सारा ज्ञान स्पोर्ट्समैन वाले बच्चे को तो अच्छी तरीके से पता है। तो ये जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ ये इसलिए लेक्चर दे रहा हूँ कि केवल इकोनॉमिक्स को एज अ एकेडमिक सब्जेक्ट लेकर मत पढ़ना, जो आजकल बच्चे पढ़ते हैं और बच्चों को पता भी नहीं होता कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको ताकि आपका इंटरेस्ट मेंटेन हो जाए।
अब आप सभी को पता है यार, कॉलेज में एडमिशन लेना है तो CUT का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और स्कूल के मार्क्स की तो वैल्यू ख़त्म ही हो गई है। आपके 60% आ रहे हैं, 70% आ रहे हैं, 80-90 CGPA जो भी आपका आ रहा है, कोई वैल्यू रखता ही नहीं है, मेंटेन नहीं रखता। आपको तो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, वहाँ प्रमाणित होना पड़ेगा, तभी जाकर काम होगा। ठीक है ना। तो देखने वाली बात यहाँ पे ये आ रही है कि इकोनॉमिक्स की इन्वॉल्वमेंट हर जगह आपकी रहेगी। अगर आपने इकोनॉमिक्स नाम के सब्जेक्ट को एक साधारण तरीके से पढ़ लिया, बिजनेस के रिस्पेक्ट में पढ़ लिया, तो आपको ये सब्जेक्ट ना तो रटने की ज़रूरत पड़ेगी और आपका इंटरेस्ट दिन पे दिन इसमें बढ़ता रहेगा। तो ये सारी जानकारी होगी हमारी किसके बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में। अब इकोनॉमिक्स नाम के सब्जेक्ट की बात करेंगे तो 11वीं में था हमारे पास, पर हमने 11वीं नहीं पढ़ी। दो क्लास हमारे पास टफेस्ट क्लास है वर्ल्ड की, 9th क्लास और 11th क्लास। ये टफेस्ट क्लास होती है हमारे पास। 9th क्लास में बच्चा आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स आता है, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है, कब एक साल निकल जाता है पता ही नहीं होता। आप नोटिस कर लेना, पूरे 12 साल की ज़िंदगी में सबसे कम नंबर बच्चों के 11वीं में आते हैं या 9वीं क्लास में आते हैं। अच्छा, 11वीं में आता है बच्चा क्योंकि वो स्ट्रीम चेंज करके बैठा होता है। अब वो स्ट्रीम चेंज करके बैठा होता है तो वो आर्ट्स को, कॉमर्स को, साइंस को समझ नहीं पाता। अच्छा, साइंस वाले फिर भी समझ जाते हैं, क्योंकि साइंस वालों के साथ ना शुरू से ही बच्चों के माँ बाप लगे होते हैं। 6ठी क्लास से उसके पीछे पड़ जाते हैं, ले बेटा चल साइंस पढ़ना स्टार्ट कर दे। 6th क्लास से IIT JEE की तैयारी स्टार्ट कर ले। तो बच्चे का दिमाग तो काम करता ही करता है, पर साथ में माँ बाप का भी दिमाग काम करता है। आर्ट्स वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे थोड़े मस्ती वाले बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स इतने पैनिक में नहीं होते जितने साइंस वालों के बच्चे के पेरेंट्स पैनिक में होते हैं। तो 11th क्लास में बच्चा अभी अकाउंट समझ ही नहीं पाता, बिजनेस स्टडी समझ ही नहीं पाता, इकोनॉमिक्स समझ ही नहीं पाता, और पेपर आ जाते हैं और मस्ती भी करनी होती है, यंग एज भी होती है, ध्यान दूसरी तरफ भटकता भी है, तो बच्चा इसलिए ध्यान दे नहीं पाता। तो मैं आपसे ये उम्मीद करूं कि इकोनॉमिक्स आपने 11th क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ी होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा मैं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं आपकी उम्र के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं। मेरे को पता है इस उम्र के बच्चे, 16-17 साल की उम्र के बच्चों का दिमाग कहाँ लगता है, वो मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। तो अब इकोनॉमिक्स की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा। अब जैसे मैं जनरल सी बात करता हूँ, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स को मोटे तौर पे हमने दो पार्ट्स में तोड़ा गया हुआ है। एक का नाम मेरे पास क्या होता है, माइक्रो, और हमने कहा एक नाम मेरे पास होता है आपका मैक्रो। दो तरह की इकोनॉमिक्स हमारे पास होती है, एक का नाम माइक्रो होता है और एक का नाम हमारे पास मैक्रो होता है। अब देखो फ़र्क यहाँ पे किसका है, यहाँ पे आई का फ़र्क है और यहाँ पे किसका फ़र्क है, ए का फ़र्क है। आई की बात करूँगा, आई से मेरा यहाँ पे क्या मतलब होता है, आई का मतलब होता है इंडिविजुअल। हम यहाँ पे इंडिविजुअल की बात करेंगे। ए की बात करेंगे, ए से मेरा क्या मतलब होता है, ऑल। ऑल का मतलब मेरे पास क्या होता है, एग्रीगेट। यहाँ पे किसी ग्रुप की बात आती है, एग्रीगेशन की बात आती है। तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने की बात करते हैं तो हम इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं। इंडिविजुअल कॉमोडिटी हो गया, इंडिविजुअल कंपनी हो गया, इंडिविजुअल इंसान हो गया, यानी यहाँ पे जो भी काम होगा इंडिविजुअल के बारे में बात होगी। एक सिंगल कंपनी हो गया, एक सिंगल दुकान हो गया, एक सिंगल एम्प्लॉय हो गया, एक सिंगल कॉमोडिटी हो गया। तो जहाँ पे सिंगल की बात करी जाए, इंडिविजुअल की बात करी जाए, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो कहते हैं। और जहाँ पे लेटर से एग्रीगेट की बात करी जाए, ऑल की बात करी जाए, उसको हम बदले में क्या कहते हैं, आपका मैक्रो कहते हैं। बड़ी सारी दुकानें होगी, बड़ी सारी कंपनियां हो गया, पूरा देश हो गया, पूरा वर्ल्ड हो गया, वो सारा का सारा किस पे रेफर करता है, हमारा मैक्रो में रेफर करता है। ठीक है बच्चे। तो 11th क्लास में जो ध्यान दिया गया था वो माइक्रो पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था, और 12th क्लास में जो ध्यान दिया जा रहा है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका भरपूर ध्यान दिया जा रहा है। तो अब जो हम 12th क्लास में जिस इकोनॉमिक्स की बात करेंगे वो ग्लोबल इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। अगर आप इकोनॉमिक्स का ज्ञान अच्छे तरीके से मेंटेन कर लेते हैं तो कल को आप शेयर बाजार में तहलका मचा सकते हैं, कल को आप स्टॉक मार्केट में तहलका मचा सकते हैं, कल को आप क्रिप्टो करेंसी में तहलका मचा सकते हैं। आजकल बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आ गया है शेयर बाजार में, स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में, एथीरियम में, सोलाना में, डॉजी कॉइन में, है ना, बड़ा आ गया उनको शेयर बाजार में। बैंक निफ्टी में हो गया, फिन निफ्टी में हो गया, निफ्टी में हो गया, सेंसेक्स में हो गया। बच्चा कहता है मेरे को पैसा कमाना, खूब पैसा कमाना, और माँ बाप से कहता भी है, काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं कि हमें शेयर बाजार सीखना है, और 8वीं क्लास का बच्चा भी आज की डेट में शेयर बाजार सीखने के लिए उत्तेजित होता है। तो अगेन अगर आपको इकोनॉमिक्स का ज्ञान अच्छी तरीके से हो गया
तो आपको शेयर बाज़ार में, स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में खूब पैसा कमाने का मौका मिलेगा और आप जजमेंट कर पाएंगे कि कब पैसा लगाना चाहिए, कब पैसा नहीं लगाना चाहिए, कब किसी कंपनी में पैसा निवेश करना चाहिए। अमेरिका की इकोनॉमिक्स कैसे इंडिया की इकोनॉमिक्स को बैड इम्पैक्ट दे सकता है। चाइना के अकड़ने के बाद, चाइना के क्रिप्टो करेंसी के छोड़ने के बाद, रशिया के क्रिप्टो करेंसी के छोड़ने के बाद वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसी में फ़र्क क्यों नहीं पड़ा। ये सारी लॉजिकल बातें आप सीख जाएंगे बड़े आराम से। तो किसी भी तरह की आप लाइन की बात करिए, कैरियर काउंसलिंग की बात करिए, हर जगह इकोनॉमिक्स का एक बड़ा तगड़ा योगदान है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट है तो इसलिए मैं इसकी इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स है ही तारीफ़ करने के लायक। आगे हम आपको, मैं पर्टिकुलरली, मेरा नाम विकास कपूर है, मैं पर्टिकुलरली आपको आगे बिजनेस स्टडीज़ भी पढ़ाऊँगा और अगेन वो भी हमारी फ्री क्लासेस ही रहेंगी। यूट्यूब के माध्यम से आप उन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो हर सब्जेक्ट की अपनी एक वैल्यू है, पर इस इकोनॉमिक्स नाम के सब्जेक्ट की वैल्यू अपने में बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। तो अब हम इस 12th क्लास की बात करते हैं। तो 12th क्लास में हमें क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स नाम के सब्जेक्ट को पढ़ना है। 12th क्लास की इकोनॉमिक्स को हमने दो भागों में क्लासीफाइड करा हुआ है, जिसमें एक नाम मेरे पास क्या आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स आ रहा है मेरे पास, और एक सब्जेक्ट मेरे पास कौन सा आ रहा है आपका, इंडियन इकोनॉमी मेरे पास सब्जेक्ट आ रहा है। मैक्रो हो गया, इंडियन हो गया। तो ये हमने सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में तोड़ा हुआ है। हम मैक्रो पे ध्यान देंगे। मैक्रो के अंदर तकरीबन ज़्यादा नहीं, हमारे पास 5 टॉपिक्स आएंगे। तो पहले हम मैक्रो पे ध्यान देंगे, फिर धीरे धीरे हम इंडियन इकोनॉमी में आएंगे। और जब ये दोनों टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे तो आपका 12th क्लास का पेपर जो है इकोनॉमिक्स का बड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा। सर क्या इसमें नंबर आते हैं? 100 में से बेटा 100 नंबर आते हैं, यानी 100% अचीवमेंट है इसके अंदर। बड़े अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हैं। स्कूल में तो वैसे ही नंबर लाना बहुत आसान काम होता है, ठीक है, 90+% लाना बहुत आसान होता है। तो अगर आप ढंग से मेहनत कर लेंगे, कोई ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, कोई 24 घंटे, 18 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, 12 घंटे नहीं पढ़ना। जितना मैंने आपको पढ़ाया उसको रिवीजन करना, और रिवीजन करने में मुश्किल आपको 15 मिनट या 10 मिनट लगें घर में, और आप तैयार हो जाओगे बढ़िया तरीके से। बढ़िया तरीके से आप तैयार हो जाओगे इकोनॉमिक्स के अंदर। कोई क्या हमें सर पूरा साल ख़राब करना पड़ेगा? ये तो बेटा ट्यूशन वाले जो टीचर होते हैं ना, ये आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम आपको 1 साल लगा देंगे इकोनॉमिक्स पढ़ाने में। उनको क्या करना पड़ता है, जस्टिफाई करना पड़ता है। वो इकोनॉमिक्स की फ़ीस कितनी लेते हैं आपसे? 24,000 रुपये इकोनॉमिक्स की फ़ीस लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब उनको जस्टिफाई करना पड़ता है जी 12 महीने का कोर्स है, 2,000 रुपये पर महीने की आपकी एवरेज आएगी, हम आपको टेस्ट भी देंगे, रिवीजन भी करवाएंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब कॉमर्स नाम का बच्चा होता है, थोड़ा मस्ती चाहता है, वो चाह रहा है भैया ट्यूशन जा रहा हूँ, 1 घंटा टीचर पढ़ाने के लिए बोल रहा है, 15 मिनट क्लास में वो लेट आएगा, 45 मिनट पढ़ाएगा, 45 मिनट में वो आधे घंटे की बकवासबाजी करेगा, 15 मिनट की बातें पढ़ाएगा आपको, और आपका 1 घंटा पास हो जाएगा। आप बस थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स को देखेंगे, खुश हो जाएंगे, और आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो बेसिकली बच्चा पढ़ने थोड़ी जा रहा है, वहाँ तो मस्ती करने जा रहा है। इकोनॉमिक्स को ख़त्म करने के लिए हमें 1 साल बर्बाद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम जल्दी इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे जितना जल्दी हो सके, और उसके बाद मैं आपको 1 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार ही आपको टाइम दे दूंगा। आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। टेस्ट भी हम कंडक्ट करेंगे, टेस्ट सीरीज़ का आप जवाब भी दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको अपना दे दूंगा, आप पर्सनली बातचीत भी कर सकते हैं। और अगर आप नंबर लाने की बात करेंगे तो नंबर हम बड़े आराम से ला सकते हैं। आपका हंसने का मन है, कपिल शर्मा के शो को देखो। आपको थोड़ी सी सिड्यूस करना है किसी चीज़ को, नोरा फतेही अली खान का डांस देखिए। तो वो सारे काम बेस्ट जगह से आप बेस्ट तरीके से ले सकते हैं। तो क्लास में इस तरह की चीज़ों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि भाई हम भी इस तरह की हरकतें करेंगे। कोई शोर शराबा नहीं है जैसे बाकी इंस्टीट्यूट वाले शोर शराबा करते हैं। आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि ऑनलाइन वाला बच्चा पढ़ने वाला बच्चा होता है, उसको टू द पॉइंट बात चाहिए होती है। वो कहता है नंबर चाहिए भैया, नंबर ला दो बस, और नंबर के साथ ज्ञान मिल जाए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, उससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं होती। तो ये सारा हिसाब किताब हमारे पास है। तो फिलहाल हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है 12th के अंदर। और सबसे पहला पार्ट जो मेरे पास आ रहा है, पहला जो हमारे पास लेट से चैप्टर होगा, उसको टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, नेशनल इनकम का नाम यहाँ पे दे दिया। अब ये जो हमारे पास नेशनल इनकम होती है, ये क्या कह रहा है, नेशनल मतलब देश हो गया, कंट्री हो गया हमारे पास, है ना। किसी सिंगल इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की तो बात कर ही नहीं रहे भाई। आज से पहले हम क्या डिस्कस करते हैं, मैं कितना कमाता हूँ, मेरा पैकेज मान लो साल का 12 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए महीना मैंने कमा लिया, तो ये इंडिविजुअल इंसान की बातें हो रही हैं।
पूरे देश में कितनी जनसंख्या है? 140 करोड़ की जनसंख्या है। 50% लोग लेटर से काम करते हैं, 70 करोड़ आदमी काम करता है, 70 करोड़ की कमाई, सबकी कमाई इकट्ठी करते हैं, तो वो हमारे पास लेट से क्या बन जाएगी? नेशनल इनकम बन जाएगी। तो अब जो हम बात करेंगे वो एक इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करेंगे, पूरे ग्रुप के बारे में बात करेंगे, पूरे संगठन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने बोल दिया है कि मैक्रो के अंदर ए नाम का शब्द है, ए नाम का शब्द ऑल को रेफर करता है, ए नाम का शब्द एग्रीगेट को रेफर करता है। तो यहाँ पे हम देश की बात कर रहे हैं, और देश में है ज़्यादा नहीं 140 करोड़ जनसंख्या। देश में ज़्यादा नहीं, बड़ी सारी कंपनियां जो काम करती हैं, 6 करोड़ कंपनियां काम करती हैं, एक कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं। तो भैया सारे बंदे कितना पैसा कमाते हैं, सारी कंपनियां कितना पैसा कमाती हैं, जीडीपी कितना होगा हमारा, वो सारी की सारी बातें हम किस में करेंगे? इस नेशनल इनकम नाम के चैप्टर के अंदर हम यहाँ पे करेंगे। तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? देश के बारे में, नेशन के बारे में, नेशनल के बारे में। और तकरीबन एग्जाम के अंदर, पेपर के अंदर 12 नंबर का पेपर आपका ये आएगा। तो 12 नंबर की तैयारी आपकी यहाँ पर हो जाएगी आराम से। ठीक है जी, उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। अच्छा, ये जो जनरेशन है इसको कॉपी पेन में नोट डाउन करने में बड़ी आफत आती है, तो ये लोग क्या करते हैं? स्क्रीनशॉट लेते हैं। वो स्क्रीनशॉट ले तो लो भैया, आप तो थोड़ा ऑर्गेनाइज वे करना बेटा। सबसे पहले एक व्हाट्सएप में ग्रुप बना लेना, और जो जो स्क्रीनशॉट आप ले रहे हो, आपको लिखने में दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, जो भी आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो उसको उस व्हाट्सएप के ग्रुप में डालते रहना, ताकि आपकी एक ही जगह सारी फ़ोटोएँ इकट्ठी हो जाएँ और गैलरी में मैशअप ना हो जाए। हालांकि इस तरह की हरकत को मैं प्रमोट नहीं करता किसी भी एंगल से, क्योंकि इस तरह की हरकत से आपका माइंड एक्टिवेट नहीं हो पाता, और जिस एक्टिवेशन की रिक्वायरमेंट है 100 में से 100 नंबर लाने की, वो इस तरीके से नहीं हो पाती। तो कोशिश करिए कॉपी पेन लेकर बैठिए और आराम से बैठ के पढ़िए, इसको तमीज़ से पढ़िए। ये लेक्चर हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, पर मार्केट में पता कर लेना कि आपके गली मोहल्ले में कितना इकोनॉमिक्स का टीचर फीस लेता। कोई 5,000 लेगा, कोई 10,000 लेगा, कोई 15 लेगा, कोई 20 लेगा, कोई 30,000 भी आपसे लेगा। तो आपके वो पैसे बच रहे हैं, तो इसलिए आप इसको ऑर्गेनाइज वे में पढ़ लेंगे तो बढ़िया रहेगा। और ये नोट्स बड़े काम आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो बच्चे आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, वो एक दिन में 100 पन्ने, 120 पन्ने लिख के कवर करते हैं, और तब जाके वो एक ऐसी पावरफुल जगह पे बैठते हैं जिसका हिसाब किताब ही नहीं है। और तुम समझते हो ये लिखना बेवकूफ़ी होती है, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया काम है। तो बेवकूफ़ बेटा आप लोग हो, वो लोग नहीं है। वो लोग आपसे हाई लेवल की डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए कोशिश करना नोट्स बनाते रहना। ठीक है जी। सर आप क्या हमें पूरा ज्ञान प्रोवाइड करेंगे? 100% हम आपका कोर्स कवर करेंगे, टेस्ट की सुविधा भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करेंगे? ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8851927016। मेरा नाम विकास कपूर है। व्हाट्सएप के द्वारा आप मेरे को मैसेज दे देना कि इस टॉपिक में सर डाउट है। मैसेज उसी का ही देना जो टॉपिक हमने पढ़ाए हैं। ठीक है नहीं, कई बार बच्चा होता है कि हम पढ़ा रहे हैं ए और वो पूछता है आर की बातें, तो आर की बातों को सॉल्व करने के लिए मैं नहीं बैठा, क्योंकि आपका ज्ञान कितना है, आपके टीचर ने आपको कितना पढ़ाया, किस टीचर से आप पढ़ रहे हैं, स्कूल के टीचर की क्या वाइब चल रही है, उससे मेरे का कोई मतलब नहीं है। तो जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें जो भी डाउट हो आप मेरे से पर्सनली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी इस तरीके से बड़े आराम से हो जाएगी। ठीक है भैया, किसी तरह की भी आपको कैरियर गाइडेंस चाहिए कि सर मैं 12th क्लास के बाद क्या करूं, मेरा दिमाग क्लियर नहीं हो रहा, यू आर मोस्ट वेलकम। हम आपको गाइड करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, और आपको दिशा दिखा देंगे किस जगह पे, किस दिशा में आपको जाना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो ये सारी जानकारी है हमारी होगी किसके बारे में? नेशनल इनकम के बारे में। तो नेशनल इनकम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? इट रेफर्स टू इनकम जनरेट बाय द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के द्वारा जो इनकम जनरेट करी जाती है, वो सारी जानकारी हम किस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे? नेशनल इनकम नाम के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो इसका जो अटैचमेंट है पॉपुलेशन के साथ है, हमारे पास जनसंख्या के साथ है, और इसके अंदर काफ़ी सारे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी नजर आएंगे।
ठीक है जी। बाकी बोर्ड्स की बात करेंगे, सीबीएसई बोर्ड के अलावा के बोर्ड की बात करेंगे, स्टेट बोर्ड की बात करेंगे, उनको भी सपोर्ट मिलेगी। उनके वहाँ पे 15 से 20 नंबर का पेपर आएगा। फिलहाल 12 का है, 15 का है, 20 का है, इस समय क्या मतलब है यार, कोई मतलब नहीं है। हमारे टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, दैट्स इट। टॉपिक्स हमारे क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, ये हमारी एक मेजर रिक्वायरमेंट है। तो ये आपका पहला टॉपिक हो गया किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। दूसरे टॉपिक की बात करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम। डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम। आप लोगों ने 11th क्लास में डिमांड सप्लाई पढ़ा होगा। डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, हमने कहा डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो गड़बड़ है। डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है तो भी गड़बड़ है। डिमांड ज़्यादा होगा, सप्लाई कम होगा, प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिमांड कम होगा, सप्लाई ज़्यादा होगा तो प्राइस हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी, डिमांड ज़्यादा होगा, सप्लाई कम होगा, प्राइस हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। डिमांड कम होगा, सप्लाई ज़्यादा होगा, प्राइस हमारे पास क्या होगा, कम होगा। मतलब ये जो स्टेज है, इन दोनों में से अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि बेटा बताओ बेस्ट स्टेज कौन सी है, डिमांड ज़्यादा होना चाहिए, सप्लाई कम होना चाहिए, ये बेस्ट है, आप बोलोगे नहीं सर महंगाई बढ़ जाएगी। मैं कहा डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, ये बेस्ट है, नहीं सर ये भी बेस्ट नहीं है, चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी हमारे पास। मान लो आलू बाज़ार में बहुत पड़ा हुआ है, डिमांड ही नहीं है उसकी, लोग खरीद के राज़ी नहीं है, 2 दिन बाद आलू सड़ जाएगा, सारी की सारी सब्जी सड़ जाएगी, किसान लोग बेचारे हमारे बर्बाद हो जाएंगे, नुकसान में आ जाएंगे। आलू की सप्लाई बाज़ार में कम है और डिमांड ज़्यादा है तो क्या होगा, आलू महंगा हो जाएगा, तो जनसंख्या, जो नौकरी पेशा वाला आदमी है वो रोएगा, महंगाई बड़ी होगी, महंगाई बड़ी होगी, मोदी जी के राज में महंगाई बड़ी होगी, तो मोदी जी को अच्छा नहीं लगेगा, नौकरी वाले आदमी को अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने नोटिस करा होगा कि दोनों में कोई भी दिशा बेस्ट नहीं है। हमने कहा कायदे से दिशा बेस्ट कौन सी होती है, हमने कहा दिशा बेस्ट ये होती है कि भाई यहाँ पे हमारे पास काटा आता है, डिमांड और सप्लाई का एक ग्राफ होता है। अब इसमें से कौन सा डिमांड है कौन सा सप्लाई है भाड़ में जाने दो, मैंने बोला था मैं आपको जीरो लेवल से बताऊंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। मान लो ये 2 लाइनें हैं और 2 लाइनें आपस में क्रॉस कर रही हैं और ये जो हमारा बीच का सेंटर पॉइंट आ रहा है, इसको हमने क्या नाम दिया, इक्विलिब्रियम का नाम दिया, जहाँ पे डिमांड भी बराबर है, सप्लाई भी बराबर है। हमने कहा ये हमारे पास एक बेस्ट स्टेज मानी गई है, जहाँ पे डिमांड भी बराबर होनी चाहिए, सप्लाई भी बराबर होनी चाहिए, और इस चीज़ को हम लोगों ने क्या नाम दिया, इक्विलिब्रियम का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने इस इक्विलिब्रियम को स्टडी करा था एक इंडिविजुअल कॉमोडिटी के एस्पेक्ट में, पर जब हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, देश के बारे में बात कर रहे हैं, तो देश में कितने सारे लोग हैं, कितनी पॉपुलेशन है, सबकी डिमांड है, सबकी सप्लाई है। हमारी सरकार की कोशिश होती है कि भैया चीज़ें महंगी भी ना हो जाएं, चीज़ें ज़्यादा सस्ती भी ना हो जाएं। ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी तब भी नुकसान होता है। सर क्यों नुकसान होता है, पूरा 2 घंटे का लेक्चर दूंगा बेटा आपको उसके बारे में। तो कुछ ऐसा हो जाए, हालांकि हो नहीं पाता कि डिमांड भी बराबर हो जाए, सप्लाई भी बराबर हो जाए, ऐसा हो नहीं पाता, बड़ा मुश्किल होता है ऐसी स्टेज को डेवलप करना। पर सरकारें कोशिश करती हैं, गवर्नमेंट कोशिश करती हैं, बजट लॉन्च करा जाता है, फाइनेंस एक्ट लॉन्च करा जाता है इसी चक्कर में कि महंगाई ज़्यादा हो ना सके और बैलेंस हमारा मेंटेन हो सके, और उसको हमने क्या नाम दिया, इक्विलिब्रियम का नाम दिया हुआ है। तो ये जो हमारे पास टॉपिक है जिसको हमने क्या नाम दिया, डिटर्मिनेशन का नाम दिया, डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम, ये बेसिकली पूरे कंट्री के इक्विलिब्रियम को रेफर कर रहा है, और इक्विलिब्रियम नाम का शब्द हमारे डिमांड और सप्लाई को रेफर करता है। ठीक है बच्चे, क्लियर है बात सभी को। तो ये हमारे पास जानकारी होगी इस टॉपिक के बारे में जिसको हमने क्या नाम दिया, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगल कॉमोडिटी, और जब मैं मैक्रो की बात करूंगा तो हम देश के बारे में बात करेंगे। ठीक है भैया, तो देश में बेस्ट पोजीशन कौन सी है हमारे पास, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये अपने में जो चैप्टर 2 है, ये अपने में किसको रेफर करता है, वास्ट कंटेंट को रेफर करता है। तो पहला आपका नेशनल इनकम हो गया, दूसरा आपका इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम हो गया। यहाँ पे हमें काफ़ी सारी जानकारी स्टडी करनी है। डिफरेंट किताबों के अनुसार, डिफरेंट बुक्स के अनुसार डिफरेंट नाम दिया गया है। यहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम का नाम दिया है, कुछ किताबों में कुछ और नाम दिया हुआ है, तो फिलहाल उस और नाम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए तीसरा चैप्टर जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का रहेगा वो किसके बारे में रेफर देगा आपको, मनी के बारे में, पैसा पैसा पैसा।
मनी एंड बैंकिंग के बारे में हमें जानकारी मिलेगी इस तीसरे टॉपिक के अंदर। माँ बाप कहते हैं बेटा पढ़ ले, अच्छा कैरियर बन जाएगा, कैरियर वरियर भाड़ में गया, पीछा मतलब किससे, हमारा पैसे से मतलब है। पैसा बनना चाहिए हमारे पास, और पैसा जो बनना चाहिए वो हमारा इलीगल तरीके से नहीं बनना चाहिए, लीगल तरीके से बनना चाहिए। बच्चा कहता है मैं बड़ा होके हुक्का बेचना स्टार्ट कर दूंगा। हुक्का बेचना बेटा इलीगल है। ये जितने भी यंग यंग बच्चे हैं ना, सोच रहे हैं जी हम अपना वेप बेचेंगे, 100 रुपये का वेप लाएंगे, आगे 300 का बेचेंगे, 500 का बेचेंगे, 10 साल की नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में आपको जेल हो जाएगी। ये आपका कानून जो आपको अलाउड नहीं करता। सर मैं तो हुक्का का वो क्या खोल लूँगा यार, आजकल क्या वर्ड आता है, अरे यार मैं नाम भूल गया ना, जहाँ पे सारे लोग हुक्का का पीते हैं, कैफ़े कहते हैं उसको, कोई अच्छा सा वर्ड है, बताना आप मेरे को ज़रा। यूट्यूब में जब आप लेक्चर सुनेंगे तो बताना वो हुक्का बार होता है शायद, क्या होता है जी, मैं तो हुक्का बार खोल लूँगा। तो हुक्का बार भी बेटा इलीगल है। आपको टोबैको अगर बेचना है तो टोबैको एक्ट के अनुसार आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब जाकर आप काम कर पाओगे। तो कहने का मतलब है कि हर बंदे का, हर पेरेंट्स चाहते हैं उसका बच्चा क्या करे, पैसा कमाए, और पैसा जो कमाए वो किस तरीके से कमाए, लीगल तरीके से कमाए। पुराने ज़माने में तो पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट था, आजकल तो पैसा कमाना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आज हमारी ज़िंदगी में क्या आ चुका है, इंटरनेट आ चुका है। इंटरनेट ने हमें किसकी देन दे दी है, ई कॉमर्स की देन दे दी है। घर बैठे अगर हम चाहें तो बड़े आराम से पैसा कमा सकते हैं। सदर बाज़ार से कोई सामान लाओ 10 रुपये का, उसको मार्केट में बेच दो 100 रुपये का, और पूरे वर्ल्ड में उसकी सप्लाई कर दो। अब हमारा जो बाज़ार है वो इंडिया तक सीमित नहीं है, हमारा जो बाज़ार है पूरा वर्ल्ड तक सीमित है। तो हमें क्या करना है, हमें पैसा कमाना है। आप यकीन नहीं करेंगे, पुराने ज़माने की पिक्चरें अगर आप देखेंगे, संजीव कुमार एक हीरो हुआ करते थे बहुत पुराने, उनके ज़माने की पिक्चर में मैंने एक सीन देखा था, और वो संजीव कुमार जी कह रहे थे कि इस साल हमारी कंपनी का जो टर्नओवर है वो 10,000 रुपये रहा साल का। और जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन सब ने खड़े होकर ताड़ियां मार दी, ओ तेरी तो 10,000 रुपये इकट्ठे कर लिए, इतने ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो गए कंपनी के पास, बताओ 10,000। आज की डेट में 10,000 रुपये बच्चे की पॉकेट मनी होती है। दिल्ली का बच्चा अगर मैं बात करूं, दिल्ली का बच्चा कम से कम 20 से लेकर 25,000 रुपये अपने माँ बाप से लेके उजाड़ देता है। तो वहां पे कंपनियों का टर्नओवर हुआ करता था 10,000। आजकल तो अगर आप बात करेंगे तो अब बस कुछ नहीं करना पड़ेगा, वही 10,000 है, बस आगे हमें क्या डालना पड़ेगा, सीआर डालना पड़ेगा। 10,000 करोड़ की कंपनी है जी। आपने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का नाम सुना होगा, है ना? अगर मैं बोलूंगा तो इसका तकरीबन ज़्यादा नहीं, आपका 17.5 लाख करोड़ का इसका क्या है, हमारे पास मार्केट कैप है। सर ये मार्केट कैप क्या होता है, बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, अभी आपकी उम्र छोटी है, बाद में बताएंगे। तो 17.5 लाख करोड़ की औकात है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की, है ना? आपने उसका नाम सुना होगा फिजिक्स वाला, सुना है नाम से? बेचारे का 1100 करोड़ का लॉस है। क्या है बेटा? 1100 करोड़ का लॉस है। हाँ, अलग पांडे जी का 1100 करोड़ का लॉस है, वो तो बड़े अच्छे हैं, बच्चों का बड़ा ध्यान देते हैं। ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल मत हुआ करो बेटा। अगला बंदा धंधा कर रहा है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो दिखा रहा है जी हमारा 1100 करोड़ का नुकसान है, या मानो थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा भी लिया, 13 करोड़, 15 करोड़, 50 करोड़, कोई दावा नहीं है। पर अल्टीमेटली बैक साइड में इन्होंने क्या कर दिया, तकरीबन ज़्यादा नहीं, अलग पांडे जी ने अपनी जो मार्केट वैल्यूएशन बना ली है वो कितनी बना ली है, 4,500 करोड़ की बेटा। अगला बंदा 4,500 करोड़ रुपए लेके बैठा हुआ, मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 37.8% कंपनी का शेयर है फिजिक्स वाला का, और इनकी जो मार्केट वैल्यूएशन है वो 4,500 करोड़ की है। नहीं सर, वो तो तनख्वाह लेते हैं, 10 करोड़ की तनख्वाह लेते हैं महीने के हिसाब से, तो साल का हो गया 120 करोड़ रुपए। अरे बेटा वो पीछे अपनी मार्केट वैल्यू बना के बैठ गया 4,500 करोड़ की, तो वो अगर आपको फ्री में भी पढ़ा देना तब भी उसका पैसा बनेगा, पीछे इन्वेस्टर्स को पैसा देंगे। ये सारी चालाकियाँ, ये सारी कहानियाँ आप समझेंगे जब आप धीरे धीरे इकोनॉमिक्स को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि ये तीसरा चैप्टर बहुत प्यारा है, जो कि किसको रेफर करता है, हमारे मनी को रेफर करता है, पैसे को रेफर करता है। और जब पैसे की बात आती है तो पैसे के साथ कौन जुड़ा हुआ है, हमारा बैंक जुड़ा हुआ है आज की डेट में। और इसलिए इस चैप्टर का नाम मेरे पास क्या है, मनी एंड बैंकिंग। सरकार साफ कहती है कि भैया 20,000 से ऊपर की पेमेंट लेनी है, बैंक के द्वारा लो, यूपीआईडी के द्वारा लो, चेक के द्वारा लो, नेट बैंकिंग के द्वारा लो, कैश मत लो, कैश लेना गंदी बात हो जाएगी, गलत बात हो जाएगी। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? तो अल्टीमेटली अगर हमें मोटा पैसा कमाना है, ज़्यादा पैसा कमाना है, तो मनी का जो संपर्क है वो किसके साथ है, बैंक के साथ है। कल को आप जॉब करेंगे तो आपकी तनख्वाह भी कहाँ पर आएगी, बैंक में आएगी। कल को आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में भी जब आपका मोटा टर्नओवर आएगा तो कहाँ आना चाहिए, आपका बैंक में आना चाहिए। ठीक है जी। तो बैंकिंग सिस्टम मेरा कैसे काम करता है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। आप जानते हैं कि जो बैंक्स होते हैं हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक का नाम होता है पब्लिक सेक्टर
अंडर टेकिंग, और एक नाम मेरे पास क्या होता है बेटा आपका प्राइवेट बैंक। ये दो तरह के बैंक होते हैं। इसमें सारे के सारे आपके सरकारी बैंक आ जाते हैं, इसको आप पीएसयू कहते हैं। इसमें सारे के सारे आपके प्राइवेट बैंक आ जाते हैं। एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, इंडसलैंड बैंक हो गया। इंडसलैंड बैंक अभी सुना होगा 4-5-6 दिन पहले 27% एक दिन शेयर बाजार में टूट गया, है ना। क्यों टूट गया? क्योंकि 2100 करोड़ का घपला था। कैसे घपला था वो कहानियां भी मैं आपको क्लास में सुनाऊंगा। तो बेसिकली तो आप ये लेके चलो, आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हो, आप शेयर मार्केट पढ़ रहे हो, आप स्टॉक मार्केट पढ़ रहे हो, आप शेयर बाजार पढ़ रहे हो। अगर शेयर बाजार समझ के पढ़ोगे ना, इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, पूछो मत। आप कहोगे भगवान करे ये सब्जेक्ट कभी जिंदगी में खत्म ना हो, इतना मजा आएगा आपको इसके अंदर। अब प्राइवेट बैंक की बात करेंगे, एचडीएफसी बैंक हो गया हमारे पास, आपका आरबीएल बैंक हो गया, आपके पास आईसीआईसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया, ये सारे प्राइवेट, इंडसलैंड बैंक हो गया, येस बैंक हो गया। येस बैंक का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, है ना। 404 रुपये का शेयर इसका 16 रुपये में आ गया। बताओ, तुमने 404 रुपये का शेयर खरीदा होता और आज उसका भाव 16 रुपये में आ जाता, तुम कितने तगड़े बर्बाद हो जाते। तो येस बैंक क्यों पिटा? 404 रुपये से नीचे 16 रुपये में कैसे आ गया? वो सारी कहानी आपको बैंकिंग सिस्टम के बारे में जानकारी दी जाएगी। ऐसे वहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंकिंग होती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा, पंजाब नेशनल बैंक का नाम सुना होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम आपने सुना होगा, है ना। नाम सुना होगा ना आप लोगों ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम तो बड़ा फेमस हुआ था, कब हुआ था? जब हर्षद मेहता का कांड हुआ था। हर्षद मेहता ने जितने भी हरकतें करी थी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मदद से करी थी, जिसको आप सरकारी बैंक कहते हैं, जिसको आप हिंदुस्तान का नंबर 1 बैंक कहते हैं, वो भी हर्षद मेहता के कांड में इन्वॉल्व था। फिर आपने पीएनबी का नाम सुना होगा, पंजाब नेशनल बैंक। इनके फ़ोन आते हैं अक्सर, सर इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लो। अब बताओ, मैंने इनसे पूछा, वो नीरव मोदी तुम्हें लूट के ले गया, 11,000 करोड़ रुपये तुम्हारे खा गया, उसका तुमने क्या करा? 11,000 करोड़ का चोट नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक को लगा गया, डायमंड मर्चेंट, उसका क्या हुआ? तो ये सरकारी बैंक है बेटा, यहाँ पे भी हेरा फेरी अच्छे लेवल की आपकी होती है। तो कहने का मतलब यह है कि मनी का संपर्क बैंकिंग से है, और बैंकिंग और मनी दोनों बिजनेस से कनेक्टेड हैं। इसको कैसे मैनेज करना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी हमें मिलेगी इस तीसरे चैप्टर के दौरान, जिसको हमने क्या नाम दिया? मनी एंड बैंकिंग का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, तो ये सारी जानकारी होगी हमारे पास बैंकिंग टर्म्स के बारे में या मनी के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको ज्ञान दिया। ऐसे ही हमारे पास अगला चैप्टर जो आता है, वो चैप्टर कौन सा आ रहा है हमारे पास? गवर्नमेंट बजट नाम का चैप्टर हमारे पास आ रहा है आपका। अब बजट की बात करेंगे। बजट कब निकलता है? सुना होगा आपने, फरवरी के महीने में निकलता है। जब बजट आता है तो बजट के आने से पहले, आने के बाद शेयर बाजार में बड़ी उथल पुथल होती है ना। और जब कभी किसी साल में इलेक्शंस होते हैं, उस समय बजट जो है वो एक बार अनाउंस नहीं होता, 2 बार अनाउंस होता है आपका। सर जब इलेक्शंस आते हैं तो बजट 2 बार अनाउंस क्यों होता है, ये भी कहानी आपको सुना देंगे। तो कहने का मतलब है कि जो बजट है वो बजट पूरे देश का आता है, कि जहाँ पे बताया जाता है कि भैया हम इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में कितना पैसा लगाएंगे, डिफेंस में कितना पैसा लगाएंगे, खेती बाड़ी में कितना पैसा लगाएंगे, एजुकेशन में कितना पैसा लगाएंगे, हॉस्पिटैलिटी में कितना पैसा लगाएंगे, कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना पैसा लगाएंगे, हाईवेज बनाने में, मेट्रो बनाने में कितना पैसा लगाएंगे। वो सारी बातें किस में होती हैं? बजट के द्वारा होती है। अगर सरकार ने कह दिया कि हम इंडिया को पेरिस बनाएंगे, तो यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हाई करेंगे। इंफ्रा के लिए क्या करना पड़ेगा? बिल्डिंगें खड़ी करनी पड़ेंगी, रोड बनाना पड़ेगा, सीमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो सीमेंट के शेयर की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और सीमेंट के शेयर की डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो सीमेंट का शेयर का भाव क्या होगा? बढ़ जाएगा। आ गया ना डिमांड एंड सप्लाई। तो जहाँ डिमांड सप्लाई है वहाँ पे इकोनॉमिक्स है बेटा। तो ये जानकारी हमारी आपकी रहेगी गवर्नमेंट बजट्स के बारे में। इसके बाद हमने बोला हमारा एक 5वां चैप्टर आ रहा है आपका, जिसको टेक्निकली हमने क्या नाम दिया? बैलेंस ऑफ पेमेंट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। हमने कहा एक और चैप्टर है मेरे पास, जिसको बदले में हमने क्या नाम दिया? बैलेंस ऑफ पेमेंट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का नाम कैसे, क्या मतलब है? क्या जो देश है वो अपने में सेल्फ सफिशिएंट होता है? मतलब ही नहीं सर। क्या इंडिया अकेले सर्वाइव कर सकता है? मतलब ही नहीं। क्या अमेरिका अकेले सर्वाइव कर सकता है? मतलब नहीं। क्या चाइना अकेले सर्वाइव कर सकता है? मतलब नहीं। क्या रशिया अकेले सर्वाइव कर सकता है? मतलब ही नहीं। ये सारे के सारे देश जितने भी हैं आपस में एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट खड़े नहीं हो सकते, एक दूसरे में डिपेंडेंट है। तो अक्सर इन लोगों को क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट खेलना पड़ता है, एक्सपोर्ट खेलना पड़ता है। काफ़ी सारे देशों में खेती बाड़ी नहीं होती है तो वो दूसरे देशों से सब्जियां, फल, फ्रूट मंगवाते हैं। इंडिया भी काफ़ी कुछ बाहर के देशों से मंगवाता है।
जैसे इंडिया को बाहर से क्या लेकर आनी पड़ती है, टेक्नोलॉजी लानी पड़ती है। आपने सुना होगा कि भैया हर काम के लिए आज की डेट में क्या चाहिए होता है, कंप्यूटर सिस्टम चाहिए होता है। अब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बड़े सारे हार्डवेयर होते हैं हमारे पास, है ना, हमारे पास बड़े सारे सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास, और बड़े सारे नेटवर्किंग के डिवाइस होते हैं हमारे पास। अब बताओ, क्या बैंकिंग सिस्टम क्या कंप्यूटर के बिना काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या हॉस्पिटल्स कंप्यूटर के बिना काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या स्कूल्स का जो अकाउंटिंग सिस्टम है क्या वो काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आप टॉपिक का नाम बताइए, बिना कंप्यूटर के कोई काम होता ही नहीं है। अब जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो वहाँ पे बड़ा सारा हार्डवेयर होता है, मदरबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, रैम होता है, रोम होता है ना। ये आपने नाम सुना, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, कैबिनेट हमारे पास होता है, ये बड़े सारे डिवाइस होते हैं हमारे पास। आपने डिस्प्ले कार्ड का नाम सुना होगा, एनवीडिया कंपनी का नाम सुना होगा। एनवीडिया कंपनी के डिस्प्ले कार्ड आते हैं जिसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करा जाता है, वीडियो गेम्स खेली जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या ये जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है सारा इंडिया डेवलप कर पाता है? नहीं कर पाता। क्या मदरबोर्ड बन पाते हैं? नहीं बन पाते। क्या इंटेल का सीपीयू, जिसको हम प्रोसेसर कहते हैं, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, किसी ज़माने में 286 था, फिर 386 था, फिर 486 था, फिर पेंटियम 1 था, पेंटियम 2 था, पेंटियम 3 था, पेंटियम 4 था, सैलरॉन था, सायरेक्स था, AMD था, एथलॉन था, जियोन था। आजकल हमारे पास i3 आ गया, i5 आ गया, i7 आ गया, i9 आ गया। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो गया, i7 आ गया। CPU की क्वालिटी है, क्या ये हम बनाते हैं? नहीं, हमें इंटेल कंपनी से लेकर खरीदना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे हमारे कंप्यूटर के डब्बे बन पाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, नेटवर्किंग हो गया, ये हमें बाहर के देशों से लेना पड़ता है ना। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, विंडोज़ नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना होगा, आपके लैपटॉप में होता है। क्या ये इंडिया ने बनाया? बिल्कुल नहीं। एंड्रॉयड क्या इंडिया ने बनाया? बिल्कुल नहीं। एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या इंडिया ने बनाया? बिल्कुल नहीं। तो बाहर के देशों की मदद लेनी पड़ती है ना हमें। अच्छा, इंडिया को डिफेंस में भी क्या करनी पड़ती है? हेल्प लेनी पड़ती है। इंडिया खुद के भी अपने डिफेंस के वो हथियार बना रहा है, वो रशिया से भी लेता है, रशिया को देता भी है, अमेरिका से भी लेता है, अमेरिका को देता भी है। तो देशों में आदान प्रदान चलता रहता है। तो मेरे कहने का मतलब हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, डिफेंस हो गया, है ना, और कपड़े हो गए, जूते हो गए, घड़ियाँ हो गया, ये आजकल हमारे देशों में ग्लोबलाइजेशन आ चुका है ना। तेल की बात करेंगे, क्रूड ऑयल की बात करेंगे, कच्चा तेल की बात करेंगे, उससे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है। ये हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाना पड़ता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान से हमारे कोई अच्छे संबंध नहीं है, फिर भी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है। तो यानी कहने का मतलब है, कोई भी देश जो है वो अपने में अकेले में समर्थ नहीं है, उसको दूसरे देश का सपोर्ट लेना पड़ता है। अब क्या होता है, इंपोर्ट का ट्रांजैक्शन भी होता है, एक्सपोर्ट का भी ट्रांजैक्शन होता है। इनका पूरा देश क्या मेंटेन करता है? हिसाब किताब मेंटेन करता है। और उस हिसाब किताब को हमने क्या नाम दिया? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। आई बात समझ में? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट अपने में एक ऐसा अकाउंट होता है, अपने में एक ऐसा खाता होता है जहाँ पे इंपोर्ट के बारे में, जहाँ पे एक्सपोर्ट के बारे में पूरा जानकारी मेंटेन्ड होगा, पूरा ज्ञान मेंटेन्ड होगा। तो वो सारी जानकारी हमारी इस शीट के अंदर उपलब्ध होगी। तो बेटा ये हमारे पास आपके मल्टीपल चैप्टर्स हैं जिसको हमने यहाँ पे ध्यान दिया। तो 5 चैप्टर्स के बारे में हमने ध्यान दिया। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पाँचवा हो गया। नेशनल इनकम के बारे में जानकारी दे रहे हैं, इक्विलिब्रियम के बारे में जानकारी दे रहे हैं, मनी एंड बैंकिंग के बारे में जानकारी दे रहे हैं, गवर्नमेंट बजट्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं, और साथ में बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये 5 चैप्टर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और ऐसी इकोनॉमिक्स को हमने माइक्रो का नाम नहीं दिया, हमने किसका नाम दिया? मैक्रो का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें ये सारे के सारे आपके फैक्टर्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और जिससे हमारा यहाँ पे क्या बन गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक यहाँ पे बन चुका है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास आपका पेपर है। ये 12 नंबर का हो गया, 12 नंबर का हो गया, 6 नंबर का हो गया, 6 नंबर का हो गया, 8 नंबर का हो गया। इतने मार्क्स के हमारे पास यहाँ पे आपके पेपर आ सकते हैं। भाड़ में जाएं, कल को 12 की जगह 15 हो गए तो क्या हम CBSE वालों पे केस कर देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऊपर नीचे नंबर हमारे पास होते रहेंगे, उसकी टेंशन वाली बात नहीं है। हमें तो बस ये स्टडी करना है कि टॉपिक क्या कह रहा है, टॉपिक के बारे में क्या लिखना है, पेपर में क्या स्पेसिफाइड करना है, और टॉपिक को समझना है। क्योंकि अगर आपने इकोनॉमिक्स को समझ लिया तो आप और कुछ करो ना करो, आपको वादा करता हूँ आप शेयर मार्केट में पैसा निवेश करना सीख जाओगे और पैसा लगाना सीख जाओगे। उसके लिए ना तो आपको कोई ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, ना ही आपको कोई नौकरी करना पड़ेगा। आप छोटा मोटा पैसा बड़े आराम से कमा सकते हो। राइट। तो बेटा ये हमारे पास पहली क्लास थी, आज इंट्रोडक्शन क्लास थी, जिसमें हमने आपको ये बताया कि हम आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस देने जा रहे हैं। 12th क्लास का सब्जेक्ट है, और अगर ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही हम 11th क्लास के बच्चों को भी ये फ्री क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। लक्ष्य एजुकेशन, लक्ष्य टेक्नोलॉजी हमारे चैनल्स का नाम है। इसमें हम अकाउंट्स की भी फ्री क्लासेस लेकर आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स की भी फ्री क्लासेस लेकर आ रहे हैं।
यहाँ तक कि बिजनेस स्टडीज़ की भी फ्री क्लासेस लेकर आ रहे हैं, और साथ ही साथ आपका पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी फ्री क्लासेस भी हम आपको लॉन्च कर रहे हैं। तो इस चैनल को फॉलो करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जैसे ही आपकी 12th क्लास की वीडियोस आती है उसको साथ साथ देखते रहिए। 4 महीने 5 महीने में अपना कोर्स कंप्लीट करके आगे निकलिए। क्लास में टीचर आपसे सवाल पूछेगा, जवाब आपके पास होगा, वो हैरान हो जाएगा कि इतना प्यारा ज्ञान हमारे बच्चे को कैसे आ गया बिना पढ़ाए। और सबसे बड़ी बात, आपके माँ बाप के पैसे भी बच जाएंगे। अगर ये 4-5 सब्जेक्ट की आपको ट्यूशन लगानी पड़े तो आराम से दिल्ली में तो 1,00,000-1,50,000 रुपये का खर्चा आ जाता है बच्चे का, और बाकी स्टेट का मेरे को हिसाब किताब नहीं है। और जो आपके बढ़िया बढ़िया ऑनलाइन कोचिंग सेंटर हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम बच्चों के भगवान हैं, वो भी आपसे 9,000 रुपये ले रहे हैं ये सब पढ़ाने के लिए। तो हम आपसे 1 रुपया भी नहीं ले रहे, नॉट एवर अ सिंगल रुपी। और क्वालिटी आपको बहुत हाई लेवल की मिलेगी, ऐसी क्वालिटी मिलेगी जहाँ पर हम आपको उस लेवल तक लेके जाएंगे कि अगर बच्चे का सीए करने का माइंड है, कंपनी सेक्रेटरी करने का माइंड है, सीएमए करने का माइंड है, या बीबीए करने का माइंड है, या बीसीए करने का माइंड है, या एमबीए करने का माइंड है, तो कहाँ तक ये ज्ञान आपको हेल्प कर सकता है वो सारी जानकारी आपको देंगे। तो इसको अकेडमिक पढ़ाई लेके मत चलिए, एक स्टोरी की तरह, एक पिक्चर की तरह, एक मूवी के द्वारा लेके चलिए। और अगेन आई रिपीट, मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 8851927016, और मेरा नाम है विकास कपूर। किसी भी तरह की कोई समस्या, कोई डाउट होती है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। जय हिंद।